Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम A प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 15 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है रिप्रोडक्शन। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, in the 28-day human ovarian cycle the ovulation takes place typically on alpha day 5th of the cycle, beta day 7th of the cycle, charlie day 14th of the cycle and delta day 27th of the cycle। तो एक्चुअली जो ओवेरियन साइकिल में जो बेसिक इवेंट्स होते हैं उसमें हम कहते हैं सबसे पहले प्रोलिफरेटिव फेज होता है जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो प्रोलिफरेशन होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि ओव्यूलेशन होती है और ओव्यूलेशन टिपिकली 14th डे पे होती है अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज पर मुश्तमिल हो। तो हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो आइडली 28 डेज का साइकिल होता है तो 14th डे पे जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो हो रहा होता है और उसके बाद 15 to 27th डे तक अप्रोक्सीमेटली प्रोलिफरेटिव फेज के बाद ओव्यूलेशन हुई और ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज जो है वो लार्जेस्ट फेज कंसिडर किया जाएगा जो कि लास्ट पे होगा और फिर मेंस्ट्रुएशन के जरिए जो कि 3 to 5 डेज पर मुश्तमिल होती है या मैक्सिमम 7 डेज तक जा सकती है वो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हो सकता है। यहां पे हमें ओव्यूलेशन का पूछा गया, सो 14th डे इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अल्फा at the beginning of the proliferative phase, beta at the end of proliferative phase, charlie just before the end of secretory phase and delta at the end of secretory phase। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो ओव्यूलेशन है वो किस टाइम पे होती है यानी कि फेजेस में। तो अगर आप ओवेरियन साइकिल देखें तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप करता जाता है मैच्योर फॉलिकल तक इन केस ऑफ फॉलिकुलर फेज और उसके बाद एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज जब LH का लेवल जो है वो सर्ज करता है और LH का लेवल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन हो जाती है और रिमेनिंग स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो हम ये यहां से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज ओव्यूलेशन हुई और उसके बाद फिर जो ल्यूटियल फेज है वो स्टार्ट हो जाता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, pick up diploid cell, alpha primary polar body, beta secondary polar body, charlie spermatid and delta spermatogonia। अब देखिए जो पोलर बॉडीज हैं ये हैप्लॉइड होती हैं क्योंकि मियोसिस की वजह से बनती हैं। स्पर्मेटेड जो है ये भी मियोसिस 2 की प्रोडक्ट है क्योंकि, तो इसलिए हम इसको हैप्लॉइड कंसीडर करते हैं। जबकि स्पर्मेटोगोनिया ये जर्मिनल एपिथेलियम से जो रिलीज होने वाले सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया और माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इससे अलावा जो सेल्स हैं जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये डिप्लॉइड होगा और मियोसिस की प्रोडक्ट क्योंकि मियोसिस 2 की प्रोडक्ट है स्पर्मेटेड ये हैप्लॉइड होगा और इसी तरह से सेकेंडरी ओवोसाइट और पोलर बॉडीज जो है वो हैप्लॉइड कंसीडर की जाती है। तो हमें डिप्लॉइड चूज करना है तो गिवन ऑप्शन में स्पर्मेटोगोनिया इज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ from a spermatid is known as alpha spermatogenesis, beta spermiogenesis, charlie spermatocytogenesis and delta gametogenesis। अब अगर हम एक spermatogenesis का प्रोसेस देखें तो इसमें स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने तक यहां तक का जो स्टेप होता है इसको नाम दिया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाया। अब जैसे ही स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी इसको डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पे एज सच किसी किस्म का जो डिवीजन का प्रोसेस नहीं होगा, देयर इज ओनली डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगी, नॉन मोटाइल सेल से मोटाइल सेल हो गया और उसके साथ साथ इसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आए जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो राउंड से समवट टेल कंटेनिंग शेप जो है वो बन गई। तो इस प्रोसेस को चेंजेस को डिफरेंशिएशन का नाम दिया जाता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगी। तो क्वेश्चन में हमें क्योंकि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ पूछा गया फ्रॉम स्पर्मेटिड तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस डैश अंडरगोज मियोसिस 1। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि मियोसिस 1 में कौन जाएगा गिवन ऑप्शन में से। अब ओजेनेसिस के दौरान
प्राइमरी oocyte ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मियोसिस 1 के जरिए सेकेंडरी oocyte बनाता है। कुछ ऑप्शन में देखिए तो स्पर्मेटोगोनिया, गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस का काम करता है, ओगोनिया ये भी माइटोसिस के जरिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और मियोसिस 1 में जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जबकि सेकेंडरी oocyte जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मियोसिस 2। यहां पे भी सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मियोसिस 1 में जो जाएगा दैट विल बी प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 6, A steroid hormone involved in menstrual cycle is alpha FSH, beta LH, Charlie progesterone and delta oxytocin। अब यहाँ पे ये सारे हार्मोन ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अ स्टेरॉइड हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो स्टेरॉइड हो और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व हो, दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा हम जानते हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि मेल के केस में स्पर्म डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और डिफरेंट हार्मोन जो है नेचर हार्मोन की अमाइनो एसिड हो सकती है, उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती हैं, या पॉलीपेप्टाइड और स्टेरॉइड हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टेरॉइड चूज करना है, दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोटाइल हैप्लॉइड सेल। दो हमें जो है वो इसमें जो बातें बताई गई हैं, एक तो मोटाइल चूज करना है और दूसरा हैप्लॉइड। तो ऑप्शन में देखिए अल्फा ओवम, ओवम जो है वो हैप्लॉइड तो है लेकिन मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। स्पर्मेटेड ये भी हैप्लॉइड है लेकिन नॉन मोटाइल है। स्पर्म दैट इज हैप्लॉइड एज वेल एज मोटाइल, क्यों, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन की वजह से, स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से टेल फॉर्मेशन हो गई थी जिस वजह से वो मोटाइल हो जाता है। और डेल्टा में पोलर बॉडी ये भी नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गिवन ऑप्शन में से सारे हैप्लॉइड तो हैं लेकिन मोटाइल एक है, दैट इज स्पर्म। तो स्पर्म इज हैप्लॉइड एंड मोटाइल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट्स पार्ट लेबल्ड एज AF। अब हमारे पास जो डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में दी गई है और उस डायग्राम में डिफरेंट लेबलिंग दी गई, जैसे कि इस पार्ट को जो है वो A लेबल किया गया, इसके साथ ही नेक्स्ट पार्ट को B लेबल किया गया, फिर इस पार्ट को C लेबल किया गया, फिर इस पार्ट को जो है वो D लेबल किया गया। नाउ दिस पार्ट इज लेबल्ड एज E एंड दिस पार्ट इज लेबल्ड एज F। हमें चूज क्या करना है कि A और F क्या है। A का जो लेबलिंग है इसके लिए हमारी बुक में लेबलिंग है ओवरी और F के लिए है प्राइमरी फॉलिकल। अब इसमें हम ऑप्शन देखें तो अल्फा में A में ओवरी है और B में ओव्यूलेशन। ये B ओव्यूलेशन नहीं है बल्कि कार्पस ल्यूटियम है, इसका मतलब ये गलत हो गया। बीटा में देखिए C कार्पस ल्यूटियम, C नहीं है वो B कार्पस ल्यूटियम है, इसका मतलब ये फिर गलत है। चार्ली में E oocyte एंड B कार्पस ल्यूटियम, तो E जो स्ट्रक्चर है वो oocyte है और B कार्पस ल्यूटियम है, ये ठीक है। जबकि डेल्टा ऑप्शन देखिए F प्राइमरी फॉलिकल एंड D कार्पस ल्यूटियम। अब जो D डेल्टा ऑप्शन है F प्राइमरी फॉलिकल तो है लेकिन कार्पस ल्यूटियम फिर से B है, इसका मतलब ये बात जो है वो गलत हो गई। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9, द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज इन अल्फा एनाफेज 1, बीटा प्रोफेज 1, चार्ली मेटाफेज 1 एंड डेल्टा मेटाफेज 2। तो एक्चुअली क्या होता है जब हम oogenesis का प्रोसेस पढ़ते हैं तो सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज 2 पर ब्लॉक हो जाता है, ये रहता है मेटाफेज 2 पे। अब मेटाफेज 2 पे किस वक्त तक रहता है, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है और उससे ओवम और 3 पोलर बॉडीज जो है रिलीज हो जाते हैं। इसका मतलब अनफर्टिलाइज्ड अगर ओवम रिलीज हो तो वो इन द सिचुएशन ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है, ना कि ओवम होता है। तो इसका मतलब द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज इन द मेटाफेज 2 और उसको फिर फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, स्पर्म रिक्वायर्ड होता है जिसके जरिए वो फर्टिलाइज करता है और अपने मेटाफेज 2 को कंप्लीट करके जो है वो फर्टिलाइज्ड एग या ओवम की फॉर्मेशन करता है। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा डेल्टा मेटाफेज 2। क्वेश्चन नंबर 10, कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी oocyte टू ओवम अकर्स वाया अल्फा माइटोसिस, बीटा मियोसिस 1, चार्ली मियोसिस 2 एंड डेल्टा डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी oocyte टू ओवम बनने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है वो क्या है, मियोसिस 2 है, जिसके जरिए सेकेंडरी oocyte से ओवम प्लस 3 पोलर बॉडीज हैं वो फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय
अल्फा ICSH, बीटा FSH, चार्ली LH एंड डेल्टा एस्ट्रोजन। तो प्यूबर्टी पे डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो है, जो जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, उसके लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH आता है, जो कि इस स्ट्रक्चर को डेवलप करता है और स्टिमुलेट करता है और उससे फिर प्राइमरी से सेकेंडरी और ग्राफियन फॉलिकल की तरफ बनता है, जो कि फिर LH की वजह से ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब यहां पे राइट ऑप्शन होगा FSH। Question number 12. Which of the following hormone acts on the uterus wall for thickening? Alpha progesterone, beta LH, चार्ली follicle stimulating hormone and delta oxytocin. तो एक्चुअली जो डेवलपमेंट ऑफ द यूट्राइन वॉल है या थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल है, उसको स्टार्ट करता है एस्ट्रोजन, और उस एस्ट्रोजन की वजह से होने वाली थिकनेस को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन। तो हमें गिवन ऑप्शन में जो है चूज करना है कि थिकनेस को कौन जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो इनमें क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोजन की ऑप्शन नहीं है, तो हम चूज करेंगे अल्फा ऑप्शन, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4। तो एक्चुअली एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 की वजह से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और 2 से मियोसिस 2 की वजह से 4। तो इसका मतलब 1 से 4 जो है 1:4 हम कंसीडर करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर बनेंगे स्पर्मेटेड, और स्पर्मेटेड से स्पर्म के दौरान क्योंकि कोई किसी किस्म की डिवीजन नहीं हो रही, इसलिए 4 स्पर्मेटेड से ही 4 ही स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब एक है तो उससे 4 स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 14. स्पर्म डिफर फ्रॉम ओवा इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। हमें वो चूज करना है जिसमें वो डिफर नहीं करता। अल्फा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो एग और स्पर्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रहते हैं, इसमें डिफर नहीं करता। बाकी ऑप्शन में देखिए बीटा शेप, शेप के अंदर जो है स्पर्म की शेप जो एग से वो डिफर होती है। एग ओवल शेप होता है, स्फेरिकल या राउंड शेप होता है, जबकि स्पर्म जो है वो इलोंगेटेड होता है। चार्ली बिहेवियर में भी हम कहते हैं वो नॉन मोटाइल है, वो मोटाइल है, इसलिए ये भी चेंज होती है। और डेल्टा जीन्स भी जो है वो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग और वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग होने की वजह से जीन्स में भी चेंजेस हो सकती हैं। सो स्पर्म जो है वो ओवा से रिजेम्बलेंस रखता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15. फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ माइटोसिस, मियोसिस 2 एंड डिफरेंशिएशन रिस्पेक्टिवली। हमें अब प्रोडक्ट चूज करनी है माइटोसिस की, मियोसिस 2 की एंड डिफरेंशिएशन की। अब गिवन ऑप्शन में देखिए अल्फा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस 1 की प्रोडक्ट है, माइटोसिस की नहीं, इसलिए इसको हम चूज नहीं कर सकते। बीटा में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफरेंशिएशन से बनता है, माइटोसिस से नहीं, इसलिए ये भी नहीं चूज कर सकते। चार्ली में देखिए स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। उसके बाद स्पर्मेटेड, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 2, ये भी बात ठीक है। और उसके बाद स्पर्म, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमें तीनों के ही चूज करना था, माइटोसिस, मियोसिस 2 एंड डिफरेंशिएशन। तो यहां पे माइटोसिस हुई जिसकी वजह से स्पर्मेटोगोनिया बने, मियोसिस 2 हुई तो स्पर्मेटेड बने, और डिफरेंशिएशन हुई तो स्पर्म बने। सो चार्ली इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16. ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट in the end gives rise to dash sperms, alpha 1, beta 2, charlie 3 and delta 4। तो एक्चुअली जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो एंड पर स्पर्म कितने प्रोवाइड करेगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 2 होगी। तो इसका मतलब अगर ये एक सेल था, अब यानी कि यहां पे हमने कहा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 1 से यहां पे 2 बनेंगे, 2 से आगे 4 बनेंगे और 4 से 4 रहेंगे। तो इसका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटेड बनेंगे तो 1 से 2 बनेंगे और 2 से 2 ही रहेंगे। तो इसका मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 स्पर्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 से 4 बन सकते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 1 से 2 स्पर्म बन सकते हैं। स्पर्मेटेड से पूछा जाएगा तो 1 से 1 ही फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। अब ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट यूं भी पूछा जा सकता है और रेशो में भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर कहा जाए कि हमारे पास 10 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो स्पर्म कितने बनेंगे, तो डबल हो जाएंगे, 1:2 है तो 10 से 20 हो जाएंगे। तो सिंपल भी पूछा जा सकता है और रेशो में भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17. डैश इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, अल्फा प्रोजेस्टेरोन, बीटा LH, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा टेस्टोस्टेरोन। अब क्वेश्चन में एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, तो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंटरस्टिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18. इट इज द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, अल्फा प्राइमरी oocyte टू सेकेंडरी oocyte, बीटा स्पर्मेटेड टू स्पर्म,
चार्ली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड डेल्टा ओगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी बनते वक्त मियोसिस 1 हुई, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हुए डिफरेंशिएशन हुई और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी बनते वक्त भी मियोसिस 1 हुई। लेकिन जब हम ओगोनिया टू प्राइमरी oocyte कहते हैं तो इस दौरानिये में माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, सो दैट इज द राइट ऑप्शन, डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 19. In human being, each secondary spermatocyte contains alpha 46 chromosome, beta 23 chromosome, Charlie 46 autosome and delta 23 chromatids. तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस 1 के बाद बन रहा है, तो इसका मतलब मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पे आके 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो इसलिए क्रोमेटिड नहीं बल्कि जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगी तो स्पर्मेटिड में 23 क्रोमेटिड होंगे एंड नाउ ईच क्रोमेटिड विल बिहेव एज अ क्रोमोसोम। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मियोसिस 1 की प्रोडक्ट जब बनी थी तो 23 क्रोमोसोम होंगे इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 20. एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्फा स्पर्मेटोगोनियम, बीटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, चार्ली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड डेल्टा स्पर्मेटिड्स। तो एक्चुअली एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हो रही है किस वक्त? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के टाइम पे। जब मियोसिस 1 होती है तो ये रिडक्शन डिवीजन है जिसमें 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया के पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे, यहां पे भी 46 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन यहां पे आके 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे और स्पर्मेटिड में भी 23 क्रोमोसोम होंगे। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी जब बनेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कम हुए, आधे हुए, लेकिन जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हुई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, क्योंकि मियोसिस 2 जब होती है तो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो हाफ डीएनए स्पर्मेटिड में आएगा और जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो डीएनए के रेफरेंस से या क्रोमोसोम के रेफरेंस से दोनों तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21. Which one of the following does not occur between 15 to 27 days of menstrual cycle? अल्फा ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज जो है वो 15 to 27 डेज में ही होता है, 14th डे यानी कि एवोल्यूशन के फौरन बाद। इसी तरह से सेक्रेटरी फेज, ये सेक्रेटरी फेज जो है वो यूट्राइन वॉल पे कंसीडर किया जाता है जहां पे सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स होती है। चार्ली प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहलाता है, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले होगा, जो कि 14th डे से पहले। इसका मतलब ये 15 to 27 डेज में नहीं होता। और डेल्टा में पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी जो है वो ल्यूटियल फेज को ही नाम दिया जाता है, जो कि ओव्यूलेशन के बाद होगी। तो इसका मतलब 15 to 27 डेज में जो नहीं होगा वो क्या है? दैट विल बी प्रोलिफरेटिव फेज। Question number 22. In human female, ovulation stage of dash almost coincides with the initiation of secretory phase of dash. तो ovulation stage of ovarian cycle, ovarian cycle में ovulation होगी, that will coincide with the initiation of secretory phase of uterine cycle, क्योंकि जैसे ही यहां से ovulation हुई तो यूट्राइन वॉल पर जो है वो हार्मोन जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, या यूट्राइन वॉल की जो यूट्राइन साइकिल की एक्टिविटी है उसको हम सिक्रीटरी फेज का नाम देते हैं। अब डिफरेंस याद रखिए, यहां पे जिस वक्त हम इसको नाम देते हैं ओव्यूलेशन से पहले तो प्री ओव्यूलेटरी या प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन होती है तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस और उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी या ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज का नाम जो है वो देते हैं। तो इसलिए बीटा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहां पे कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23. द एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अल्फा मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन जो है वो ब्लीडिंग के प्रोसेस को कहा जाता है। मेनार्की, ये स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चार्ली मेनोपॉज, दैट इज द राइट ऑप्शन, जो कि नॉर्मली एट द एज ऑफ 40 और उससे ज्यादा पे फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट स्टॉप हो जाता है उसको मेनोपॉज कहा जाता है। एंड डेल्टा कंसेप्शन, कंसेप्शन कहा जाता है कंसीव करना आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर यूट्राइन वॉल में जो फर्टिलाइज्ड एग है जो एम्ब्रियो स्टेज पे है वो अगर ऐड हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो उसको नाम देता है कंसेप्शन। तो इसका मतलब यहां पे राइट ऑप्शन होगा चार्ली मेनोपॉज। Question number 24. The follicle cell after release of egg are modified to form a specialized structure called alpha mature follicle, beta degenerated follicles, Charlie zona pellucida and delta corpus luteum. तो जिस वक्त
एग रिलीज होता है तो उसका जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि हार्मोन क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही हार्मोन क्रिएट होता रहे और फर्टिलाइजेशन ना हो तो कुछ अरसे के बाद ये येलोइश स्ट्रक्चर में, जिसको कॉर्पस, येलोइश से व्हाइट स्ट्रक्चर में जिसको कॉर्पस एल्बिकन कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो राइट आफ्टर ओव्यूलेशन ये कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। Question number 25. A non-human female exhibiting desire for mating is said to be pregnant, on menstruation, Charlie on heat and delta receptive. तो एक्चुअली नॉन ह्यूमन फीमेल्स में एस्ट्रस साइकिल होता है और उनको कहा जाता है these are on heat, they show desire for mating, जिस वजह से चार्ली राइट ऑप्शन होगा। Question number 26. The discharge of ovum from the ovary is called alpha menstruation, beta menopause, Charlie fertilization and delta ovulation. So discharge of ovum from the ovary is actually considered as ovulation. So right option is delta. Question number 27. Which one of the following directly develops from spermatogonia? Alpha primary spermatocyte, beta spermatid, Charlie secondary spermatocyte and delta sperm. So right option is alpha. Question number 28. Pick up the shortest phase of uterine cycle. Alpha ovulatory phase, beta proliferative phase, Charlie secretory phase and delta menstruation phase. तो जब हम यूट्राइन साइकिल की बात करते हैं तो यूट्राइन साइकिल में जो शॉर्टेस्ट फेज होता है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 to 7 डेज का होता है। और जो इससे समवट लार्जर फेज है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट विच इज प्रोलिफरेटिव फेज। और उससे लॉन्गेस्ट यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज या उसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का नाम देते हैं। अब अल्फा ऑप्शन देखिए, ओव्यूलेटरी फेज ये तो 1 डे या कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट्स के लिए है, शॉर्टर टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें ओवेरियन का नहीं कहा गया, यूट्राइन का कहा गया। तो यूट्राइन साइकिल में ओव्यूलेशन नहीं होती बल्कि ओवेरियन साइकिल में ओव्यूलेशन होती है, इसलिए ओव्यूलेटरी फेज हम नहीं चूज कर सकते। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो उसको चूज किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। Question number 29. Which one of the following is incorrect about pituitary gonadotropins? Alpha, ovarian cycle is regulated by gonadotropins. Beta, uterine cycle is regulated by gonadotropins. Charlie, release of gonadotropin is regulated by menstrual cycle. And delta, release of gonadotropin is regulated by गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अब यहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन है वो रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जिसमें ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों को कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी चार्ली, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ओवेरियन और यूट्राइन 2 साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा चार्ली, जिसमें कॉमन वर्ड दिया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। Question number 30. Which one of the following makes the endometrium receptive for implantation of zygote? Alpha estrogen, beta FSH, Charlie LH and delta progesterone. तो प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन है जो कि पोस्ट ओव्यूलेटरी या ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज में प्रोड्यूस होगा, जो कि जो यूट्राइन वॉल है उसको रिसेप्टिव करता है फॉर इम्प्लांटेशन या कंसेप्शन ऑफ द जाइगोट के लिए। अगर ये प्रोसेस ना हो तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है और अल्टीमेटली यूट्राइन वॉल जो है वो डिजेनरेट होना शुरू होती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। Question number 31. It can be divided into 4 phases: alpha estrous cycle, beta ovarian cycle, Charlie menstrual cycle and delta uterine cycle. तो एक्चुअली यूट्राइन और ओवेरियन साइकिल दोनों को किया जाता है, लेकिन अगेन हम यहाँ पे कॉमन जो ऑप्शन है वो उसको चूज करेंगे, दैट विल बी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कौन कौन से 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है? सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज, फिर ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है, और लास्ट पे हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। तो ये 4 मेजर फेजेस हैं जिसमें डिवाइड किया जा सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। क्वेश्चन नंबर 32. द न्यूट्रिटिव लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड अल्फा पेरीमीट्रियम, बीटा मायोमीट्रियम, चार्ली एंडोमीट्रियम एंड डेल्टा एक्टोमीट्रियम। तो एक्चुअली पेरीमीट्रियम जो है वो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है, मायोमीट्रियम जो है वो मिडल, जिसको हम कहते हैं ये मस्कुलर लेयर होती है, और चार्ली एंडोमीट्रियम दैट इज द इनर मोस्ट लेयर जो कि न्यूट्रिटिव होती है और थिकेस्ट लेयर जो है वो कंसिडर की जाती है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली।
क्वेश्चन नंबर 33, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की करेक्ट सीक्वेंस को देखिए, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म, तो ऐसा नहीं है स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, पहली ऑप्शन गलत हो गई बेटा। स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म ये भी जो है वो उसी तरह से उसी सीक्वेंस में है, दरमियान में जो उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उसको नहीं लिखा गया। चार्ली ऑप्शन देखिए, स्पर्मेटेड टू स्पर्म, तो स्पर्मेटेड टू स्पर्म नहीं बनते बल्कि स्पर्मेटोगोनिया से ऑनवर्ड होता है, और स्पर्म से स्पर्मेटोसाइट ये गलत है। और डेल्टा ऑप्शन देखिए, स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोसाइट दैट इज मे बी प्राइमरी और फिर सेकेंडरी एंड देन स्पर्मेटेड टू स्पर्म, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 34, 100 primary spermatocyte after undergoing spermatogenesis gives rise to। अब 100 की बात की गई, तो अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक था तो उससे स्पर्मेटेड बने थे 4, और अगर ये 100 होंगे तो उससे कितने बनेंगे 400, सो राइट ऑप्शन होगा यहां पे चार्ली 400 स्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 35, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कवरिंग फ्रॉम इनर टू आउटर ऑफ सेकेंडरी oocyte व्हेन इट इज रिलीज्ड। जिस वक्त ओव्यूलेशन हुई तो ओव्यूलेशन के बाद जो एग है उसके अंदर हमें कहा गया कि आप इनर टू आउटर लेयर जो है वो उसके सीक्वेंस बताइए। तो सबसे इनर साइड पर जो oocyte है उसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेलिसिडा, और जोना पेलिसिडा के आउटर मोस्ट जो है वो कोरोना रेडिएटा कंसिडर की जाती है। अब ऑप्शन देखिए, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड सेल मेम्ब्रेन। तो जोना पेलिसिडा तो मिडल लेयर है, कोरोना रेडिएटा आउटर है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनर लेयर कंसिडर की जाती है, दैट विल बी सेल मेम्ब्रेन। अब अगर चार्ली ऑप्शन देखिए, सेल मेम्ब्रेन इनर मोस्ट, जोना पेलिसिडा मिडल और कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट, और डेल्टा में कोरोना रेडिएटा, सेल मेम्ब्रेन एंड जोना पेलिसिडा। तो इस ऑप्शन से हम आसानी से डायग्राम में ये पहचान सकते हैं कि चार्ली जो है वो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन जो है वो कंसिडर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Question number 36, yellowish glandular structure formed after the release of egg from follicle is called alpha corpus callosum, beta Graafian follicle, Charlie corpus luteum and delta follicular atresia। तो हमें येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की बात की गई जो कि राइट आफ्टर ओव्यूलेशन बनता है, दैट इज कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, जबकि कार्पस कैलोसम नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल को नाम दे देता है, और फॉलिकुलर एट्रेसिया हम कहते हैं फॉलिकुलर डीजनरेशन के वक्त जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो मोर देन वन फॉलिकल स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसमें से एक डेवलप करता है और रिमेनिंग डीजनरेट कर जाते हैं, जिसको नाम दे देता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्वेश्चन नंबर 37, इन फॉलोइंग फिगर सेक्रेटरी फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब गिवन फिगर अगर देखें तो उसमें 1 जो है वो मेंस्ट्रुएशन को शो किया गया, जो 2 है वो शो किया गया है फॉर प्रोलिफरेटिव फेज, एंड 3 जो है वो शो किया गया है सेक्रेटरी फेज, और 4th पे फिर से मेंस्ट्रुएशन का पॉइंट जो है वो शो किया गया। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सेक्रेटरी फेज किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, तो सेक्रेटरी फेज जो है वो नंबर 3 डायग्राम में शो किया गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्रेटरी फेज को। क्वेश्चन नंबर 38, द मिडल लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड अल्फा पेरीमीट्रियम, बीटा मायोमीट्रियम, चार्ली एंडोमीट्रियम एंड डेल्टा एक्टोमीट्रियम। तो पेरीमीट्रियम जो है वो आउटर कवरिंग होती है, मायोमीट्रियम मिडल लेयर होती है, और जो एंडोमीट्रियम है दैट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस या यूट्राइन वॉल। Question number 39, first hormone stimulated the production of secondary hormone and second hormone inhibits the production of first hormone. This phenomena exists in alpha estrogen and FSH respectively. अब देखिए ये होता है FSH और एस्ट्रोजन में है, लेकिन यहाँ पे तरतीब उलट है। एस्ट्रोजन जो है वो FSH को इनहिबिट करता है, लेकिन FSH जो है वो एस्ट्रोजन को प्रोमोट करता है, बढ़ाता है, इसलिए ये बात जो है वो ऑपोजिट लिख दी गई। बीटा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये दोनों ऐसा नहीं करते, एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टेरोन जो है बढ़ता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को कम नहीं करता। चार्ली प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली, ये भी गलत है, और डेल्टा में एफएसएच एंड एस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली, तो ये बात ठीक है। जब एफएसएच का लेवल राइज करेगा तो वो एस्ट्रोजन को इंक्रीज करेगा, जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया तो वो एफएसएच को इनहिबिट करना शुरू कर देगा, यानी कि फर्स्ट हार्मोन ने सेकंड को पहले प्रोमोट किया और फिर सेकंड ने फर्स्ट को इनहिबिट कर दिया। दैट रिलेशनशिप इज प्रेजेंट इन एफएसएच एंड एस्ट्रोजन रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 40, इन फीमेल्स FSH stimulates the ovary to produce
अल्फा प्रोजेस्टेरॉन, बीटा LH, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा ऑक्सीटोसिन। तो FSH का लेवल जब राइज करता है तो वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल राइज कर जाता है तो वो FSH को इनहिबिट कर देता है और LH का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है एंड द फर्दर प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका मतलब यहां पे FSH स्टिमुलेट करेगा किसको? एस्ट्रोजन को इन द ओवरी। Question number 41. Pick up the longest phase of ovarian and uterine cycle in human female. Alpha menstruation, beta proliferative, Charlie secretory and delta ovulation. तो अगर longest phase of ovarian and uterine cycle देखें तो that is secretory phase, इसी को हम post ovulatory या luteal का नाम देते हैं, जो कि approximately 15 to 27 days तक यानी कि 12 days तक approximately ये process जो है वो चलता है। So right option is Charlie secretory phase. Question number 42. In human female, menstruation stage usually lasts for alpha 1 to 3 days, beta 3 to 7 days, Charlie 7 to 10 days and delta 10 to 15 days. तो actually जो 3 to 7 days तक का प्रोसेस जो है वो होता है मेंस्ट्रुएशन, जबकि 5th डे से, अब यानी कि हम इसको 3 to 7 डेज अप्रोक्सीमेटली 5 डेज की एक्टिविटी जो है वो कंसीडर करते हैं, जो कि मिनिमम 3 डेज तक भी हो सकती है। दैट इज अ ब्लीडिंग एक्टिविटी एंड दैट इज आल्सो द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 43. द हार्मोन व्हिच कॉजेज ओव्यूलेशन? अल्फा प्रोजेस्टेरॉन, बीटा FSH, चार्ली LH एंड डेल्टा एस्ट्रोजन। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्पस ल्यूटियल फॉर्मेशन, इस वजह से इसको नाम देता है ल्यूटियल हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो LH विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44. एनलार्ज लाइनिंग epithelial cells connected with group of developing spermatozoa in testes are alpha interstitial cells, beta spermatoblast, Charlie somatic cell and delta spermoblast। तो enlarge lining epithelial cells, अब एक्चुअली जो जर्मिनल लेयर के साथ जो कुछ लार्ज सेल्स होते हैं जिनको सर्टोली सेल्स का नाम भी दिया जाता है, these are also named as spermatoblast। ये नरिशिंग सेल्स होते हैं और उसके साथ साथ सपोर्टिव सेल्स होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म को नरिश और प्रोटेक्ट करने के लिए जो विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद होते हैं, दीज आर स्पर्मेटोब्लास्ट, और जो बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनको नाम देता है इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा बीटा। Question number 45. In human female, the periodic reproductive cycle is completed in approximately alpha 28 months, beta 28 weeks, Charlie 28 days and delta 14 days। तो आइडियल केस में हम ये कहते हैं यूजुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज पे होता है, लेकिन ये 28 डेज से एक्टिविटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यूजुअली दैट कैन मे बी लॉन्गर अप टू 35 डेज। इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी डिस्टर्बेंस की वजह मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है और स्ट्रेस हो सकती है। इन वजूहात से जो 28 डेज का साइकिल है वो लेंथी या शॉर्टर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द डैश आर इवेंचुअली मैच्योर इनटू mature sperm, alpha primary spermatocyte, beta secondary spermatocyte, Charlie spermatogonia and delta spermatids। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जब स्पर्मेटिड से स्पर्म, मैच्योर स्पर्म बनने का प्रोसेस जो है स्पर्मेटिड से होता है, जो कि डिफरेंशिएशन के जरिए होता है, और इसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस का नाम भी देते हैं। Question number 47. Primary source of secretion of progesterone is alpha follicle, beta placenta, Charlie corpus luteum and delta interstitial cell। तो एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्राइमरी सोर्स है जिससे प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और फर्टिलाइजेशन के बाद कंसेप्शन हो जाए तो जो प्लेसेंटा के एस्टैब्लिशमेंट के बाद प्लेसेंटा इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द प्रोजेस्टेरोन, लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स कंसिडर किया जाता है, बट द प्राइमरी सोर्स फॉर प्रोजेस्टेरोन इज कॉर्पस ल्यूटियम। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 48. द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte is timed to coincide with alpha menstruation, beta rupturing of uterine wall, Charlie thickening of uterine wall and delta fertilization। तो release of secondary oocyte या ovulation is timed to coincide with thickening of uterine wall, यानी कि जिस वक्त ओव्यूलेशन हो रही होती है उस वक्त
थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल जो है वो कंप्लीट हो जाती है और फिर उसके बाद उसको मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन और समवट मोर थिकन जो है वो किया जाता है. सो इट इज टाइम टू कंसाइड विद थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल. Question number 49. Egg is liberated from the ovary in alpha primary oocyte stage, beta secondary oocyte stage, Charlie ogonial stage and delta mature ovum stage. तो एक्चुअली सेकेंडरी oocyte स्टेज में इसको रिलीज किया जाता है किस पे, एट मेटाफेज 2 स्टेज पर ब्लॉक होता है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है. तो इसका मतलब जो ओव्यूलेशन होगी वो सेकेंडरी oocyte की स्टेज पर होगी. सो राइट ऑप्शन इज बीटा. Question number 50. Pick up the correct matching of the events occurring during menstrual cycle. Alpha, menstruation, breakdown of endometrium and fertilization. अब breakdown of endometrium तो है लेकिन fertilization नहीं होती, इसी वजह से तो menstruation होती है, इसलिए ये गलत है. Beta, proliferative phase, rapid degeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle. तो proliferative phase में जो degeneration of myometrium की तो degeneration वैसे ही नहीं है, डिजेनरेशन होती है एंडोमेट्रियम की, जो कि किस वक्त होती है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान, ना कि प्रोलिफरेटिव में, इसलिए ये भी गलत हो गया. चार्ली, ओव्यूलेशन, डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन व्हिच काज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट एलएच. ये बात ठीक है, जब ओव्यूलेशन होनी है तो एफएसएच का लेवल कम होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है. जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है वो एफएसएच को कम कर देता है और एलएच की प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से ओव्यूलेशन हो जाती है. डेल्टा में देखिए क्या गलत है. Secondary phase, it takes place of the beginning of the proliferative phase. तो as such secondary phase जो है वो consider नहीं होता. ये secretory phase तो हो सकता है लेकिन secretory phase भी beginning of proliferative phase पे नहीं है, बल्कि ovulation के बाद जो है वो secretory phase होना होता है. सो डेल्टा भी गलत है. यहां तक आज की हमारी टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई. उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा. अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.